नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रीति पांडे। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, क्योंकि विपक्षी एकता की मुहिम को धार देने के लिए आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी मुंबई पहुंचे, जहां उन्होंने पहले उद्धव फिर शरद पवार से मुलाकात की। उद्धव से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। नीतीश ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सरकार इतिहास बदलने में लगी हुई है और इन्हें रोकने के लिए वो चाहते हैं कि सभी एकजुट होकर लड़ें और देश को आगे बढ़ाएं। नीतीश कमीशन एकजुटता जारी। महाराष्ट्र में नीतीश ने डाला डेरा। कर्नाटक चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन विपक्ष को और तेज कर दिया है। मुंबई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई। विपक्षी एकता का संदेश लेकर मातोश्री पहुंचे नीतीश कुमार का उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने जोरदार स्वागत किया। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। लेकिन अभी जो हम लोग आए हुए हैं उसका मकसद उन्होंने बता दिया। हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश में अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हों और मिल करके हम लोग लड़ेंगे। तो आज जो केंद्र में है वो पूरे देश के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं और समझ लीजिए इतिहास बदल रहा है। इसलिए इन सब चीजों को देखते हुए अपने देश के हित में और आजादी की लड़ाई हुई और किस तरह से देश आजाद हुआ है और कितना ज्यादा काम होता रहा है पहले से, काम तो करते नहीं। लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाए है और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। उद्धव के बाद नीतीश कुमार ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद शरद पवार ने कहा कि देश के हालात को देखते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। मुलाकात की तस्वीरें ट्वीट करते हुए शरद पवार ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का आज मेरे मुंबई आवास पर स्वागत किया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए हमने संक्षिप्त चर्चा की। साहब ने सारी बात कही दी तो हम लोग तो आए ही थे मिलने के लिए और पहले भी मिले। हम लोग चाहते यही है कि देश में एकदम जो बीजेपी की पार्टी जिस तरह से जो कुछ भी कर रही है वो देश के हित में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दल एकजुट होंगे तो वो देश के हित में होगा। आज देश में जो माहौल है वो सब देखने के बाद देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एक तरफ जहां नीतीश विपक्षी एकता को उधार देने में लगे हैं, तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। अश्विनी चौबे ने नीतीश को राजनीतिक ठग बताते हुए कहा कि ये विपक्ष जोड़ो अभियान नहीं बल्कि आंख फोड़ो अभियान है। इससे पहले विपक्ष जोड़ो मिशन के तहत नीतीश कुमार ने बुधवार को जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी, तो वहीं 2 दिन पहले बिहार के सीएम ओडिशा दौरे पर थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से भी मुलाकात की थी। हालांकि दोनों ने किसी भी राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत से इनकार किया। दरअसल नीतीश कुमार लगातार विपक्ष को एक करने की कवायदों में जुटे हैं। इससे पहले भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में डेरा डाला था, जहां कांग्रेस के बड़े नेताओं के अलावा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी दोनों ने मुलाकात की। और अब एक बार फिर ऑपरेशन विपक्ष में नीतीश कुमार ने और तेजी लाने की कोशिश की है। हालांकि नीतीश के इस मिशन में कितना दम है ये फिलहाल देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी भी विपक्षी एकता में कई पेच फंसे हैं, जिसे सुलझाने के लिए नीतीश एंड कंपनी को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो समूचे विपक्ष को एकजुट करने की नीयत से, लामबंद करने की नीयत से नीतीश कुमार राज्य घूम रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश यही कि 2024 से पहले एक ऐसा गठबंधन तैयार किया जाए जो बीजेपी को घुटनों पर लाने पर मजबूर कर दे। हरीश तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार के इस दौरे के और क्या मायने हो सकते हैं। हरीश,
जिस तरीके से नीतीश कुमार पहले उद्धव ठाकरे के पास गए, उसके बाद शरद पवार से मुलाकात की और फिर स्पष्ट कर दिया कि मकसद 2024 के लिए विपक्ष को लामबंद करना है। लेकिन नीतीश कुमार की ये कोशिश क्या उतनी कारगर साबित होगी महाराष्ट्र में? क्योंकि महाराष्ट्र में एक तरफ उद्धव ठाकरे अलग थलग दिखाई दे रहे हैं, वहीं शरद पवार को लेकर के कुछ संशय सा खड़ा हो जाता है, क्योंकि खुद कांग्रेस के साथ गठबंधन में सरकार में होने के बावजूद अडानी जैसे मसले पर जब शरद पवार ने बीजेपी के लिहाज से या फिर केंद्र के लिहाज से टिप्पणी की थी, ऐसे में शरद पवार क्या विपक्ष के साथ खड़े रहेंगे? बड़ा सवाल तो ये। दूसरी चीज ये कि महागठबंधन की जो तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं वो कितनी कारगर साबित होगी, क्योंकि नीतीश कुमार अगवा होंगे या अगवा कौन होगा, बड़ा सवाल तो अभी भी यही है। प्रीति, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि महाराष्ट्र की राजनीति, शरद पवार जो हैं जब तक हैं उसे समझना और लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। और मैं आपको बताऊं कि आज जिस तरह से नीतीश कुमार आए एयरपोर्ट पर और 12 बजे के बाद वो सीधे मातोश्री जाते हैं, मातोश्री में जा करके उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। आदित्य ठाकरे उन्हें फूलों का गुलदस्ता देते हैं, शाल देते हैं और फिर उसके बाद साझा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि अब लोकतंत्र को बचाना है, क्योंकि लोकतंत्र हमारे देश में नहीं बचा है और बीजेपी जिस तरह से आघात कर रही है, लोगों को बांट रही है, उसे हमें जोड़ना है और इसी के चक्कर में हम आए हुए हैं। इस तरह का उनका बयानबाजी था। और वहीं उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम लोग मिल करके ही चुनाव लड़ेंगे और आने वाला समय मजबूती के साथ सत्ता पक्ष के विरोध में, सत्ता पक्ष जो है उसके विरोध में हम खड़े होंगे और देश की राजनीति जो चल रही है इसमें वर्तमान समय में उसे बदलने की जरूरत है। उसके बाद नीतीश कुमार वहां से निकलते हैं, उनके समर्थक जो हैं मातोश्री के बाहर खड़े होते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। उनको देखते हुए नीतीश गाड़ी से उतर करके उनसे मिलते हैं। फिर वहां से सिल्वर ओक जो वर्ली में स्थित शरद पवार का निवास स्थान है वहां जाते हैं। शरद पवार उनसे मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद शरद पवार और नीतीश कुमार वहां पर एक साझा बयान वही बात दोहराते हैं लोकतंत्र की। और ये बात शरद पवार ने ट्वीट भी किया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक संक्षिप्त मुलाकात उन्होंने कहा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरद पवार ने एक संक्षिप्त मुलाकात जो कही है उसमें बहुत सारे राज जो हैं छिपे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि नीतीश कुमार को कितना महत्व देते हैं आने वाले समय में। चलिए बने रहिए हरीश, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जहां नीतीश कुमार मिशन 2024 की तैयारियों को धार देने में लगे हैं, तो वहीं नीतीश को जोर का झटका लगा। मुंबई में जब नीतीश उद्धव पर पवार के साथ गलबहियां कर रहे थे, तभी पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीएम नीतीश कुमार के कभी खासम खास रहे आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोलते नजर आए। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अवसरवादी तक करार दिया और कहा कि वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिशन 2024 को लेकर सीएम नीतीश कुमार विपक्षी गोलबंदी मुहिम में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के कभी राइट हैंड रहे आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है। जेडीयू से इस्तीफा दे चुके आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार को अवसरवादी करार दिया और कहा कि वो कुर्सीवाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस दौरान आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी पर भी तंज कसा। अब क्या बात वहां करने गए? विपक्षी एकता की कौन सा आपको मैंडेट दिया है विपक्षी एकता करने के लिए? ये तो मान न मान मैं तेरा मेहमान पहुंच जाते हैं लोग, चाय पिला के भेज देते हैं। आरसीपी सिंह का नीतीश पर हमले के जवाब में जेडीयू ने पलटवार किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरसीपी सिंह को राजनीति का विभीषण कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि आरसीपी का जेडीयू में शरीर था, उनकी आत्मा बीजेपी में बसती थी। प्रदेश ऐसा भाजपा जो जाति गणना का विरोधी है,
जो अघोषित रूप से बीजेपी ने आरसीपी सिंह को पार्टी में शामिल कर नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की तैयारी की है, लेकिन जेडीयू के वोट बैंक पर इससे कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चलिए, तो नीतीश जहां एक तरफ समूचे विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उनके अपने उनसे अलग हो रहे हैं और विरोधियों का दामन थाम करके उन पर कटाक्ष करते नजर आते हैं और ये कहते हैं कि नीतीश तो महत्वाकांक्षी हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। खैर, हमारे साथ कमलेश जुड़ गए हैं, वरिष्ठ सहयोगी। कमलेश, यहाँ पर आरसीपी सिंह की टिप्पणी हमने बीजेपी में शामिल होने के बाद नीतीश कुमार को लेकर सुनी, लेकिन ये वही आरसीपी थे जिन्हें राजनीति का क ख ग सब कुछ सिखाने वाले नीतीश कुमार थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि नीतीश एक आंख नहीं भा रहे, उनकी तमाम नीतियों पर सवाल खड़े करते दिखाई दिया आरसीपी, और सीधे सीधे कहते हैं कि उन्हें तो दिन में सपने देखने की आदत है, वो प्रधानमंत्री सपनों में थे, हैं और रहेंगे। दरअसल आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे और आपको याद होगा जब वो नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल मंत्री थे, तब से वो प्रिंसिपल से उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। ये काफी पुराना संबंध दोनों का रहा है और ये कहा जब वो राजनीति में आए तो नीतीश कुमार के आंख कान वही बन गए थे और ललन सिंह जैसे लोग जो काफी वरिष्ठ हैं और जेडीयू में नीतीश कुमार के साथ सहयोगी रहे, उनको भी बाहर का रास्ता दिखना पड़ा था। अब जब ललन सिंह काफी करीब हुए उसके बाद इनकी बारी थी, तो लिहाजा ये मुद्दा साफ है कि नीतीश कुमार के करीबी कौन हो, और जब ललन सिंह करीब हुए तो ये बाहर हो गए। तो बस मसला सी है कि नीतीश कुमार अब इन पर विश्वास नहीं करते थे और जिस तरह से उन्होंने मोदी कैबिनेट में जगह बनाई है, तो ये कहा जा रहा है कि शायद मोदी कैबिनेट में जगह बनाने से पहले उन्होंने विश्वास में नहीं लिया था अपने हाईकमान को, खासकर नीतीश कुमार को। एक वजह ये भी थी, तो दो बड़ी वजह थी उनकी नाराजगी या उनका जेडीयू से मोह भंग होने का। चलिए, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया कमलेश आपका। तो यहाँ पर आरसीपी पराए हुए और नीतीश को जैसे ही पराए हुए तो जम करके कटाक्ष करते, तंज कसते नजर आए।